हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग गबन उपन्यास का 42 अध्याय कवर करेंगे। हमारे प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास का अध्याय 42 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं गबन उपन्यास का अध्याय 42। ठीक 10 बजे जलपा और देवीदीन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों में काफ़ी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदे में ही सामने के मैदान में खड़े थे। जलपा ऊपर गैलरी में जा बैठी, देवीदीन बरामदे में खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब के एक तरफ अहलमत था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमे पेश होने का इंतजार कर रहे थे। मुलजिमों की संख्या 15 से कम ना थी। सब कटघरे के बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ियां। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। दो पंजे लड़ा रहे थे। दो में से किसी विषय में बहस हो रही थी। सभी प्रसन्नचित्त थे। घबराहट, निराशा, शोक या किसी के चेहरे पे चिन्ह न था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जफ्ते में कुछ बातें हुई, फिर 2-1 पुलिस की शहादतें हुई। अंत में कोई 3 बजे रामानंद गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी सी फैल गई। कोई तंबोली की दुकान पे पान खाता हुआ भागा, किसी ने समाचार पत्र को मरोड़कर जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए। जलपा भी संभलकर बारचे में खड़ी हो गई। वह चाहती थी कि एक बार रामा की आंख उड़ जाती तो वह उसे देख लेती, लेकिन रामा सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर उधर देखते ही डर रहा था। उसके चेहरे की रंग उड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हुआ। इस तरह खड़ा था मानो उससे किसी ने बांध रखा हो और भागने की कोई राह नहीं है। जलपा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसे भाग्य का निर्णय हो रहा हो। रामा का बयान शुरू हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जलपा सिहर उठी। दूसरे वाक्य में तैयारियों पर बल डाल दिए। तीसरे वाक्य के उसके रंग का फीका कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर टिक गई। मगर फिर दिल न माना। जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वहीं पुलिस की सिखाई हुई शहारत थी। उसका आशय वह देवीदीन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जलपा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रामा की आंख ऊपर उठ जाए, लेकिन रामा की सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जलपा के खांसने की आवाज़ पहचान ली या आत्मगिलानी का भाव उदय हो गया। उसका स्वर्ग भी कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने, जो जलपा के साथ बैठी थी, नाक सिकोड़कर कहा, जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दें। ऐसा स्वार्थी भी इस देश में पड़े हैं जो नौकरी या घोड़े, थोड़े से धन के लोभ के निरपराधों के गले पर छुरी उधारने से भी नहीं हिचकिचाते। जलपा ने कोई जवाब ना दिया। एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पे ऐनक लगाए हुई थी, निराशा के भाव से कहा, इस अभागे देश की ईश्वर ही मालिक है। गवर्नली तो थाला को कहीं नहीं मिल जाती। अधिक से अधिक कहीं अधिक क्लर्क हो जाएंगे। उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता कि कोई मर भूखा नीच आदमी है, पल्ले सिर का कमीना और छिछोरा। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर पूछा, आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो? ऐनकबाज देवी ने उदारता से कहा, नाक काट लूं, बस नटका बनाकर छोड़ दूं। और जानती हो मैं क्या करूं? नहीं, शायद गोली मार दूंगी। ना, गोली ना मारो, साड़ी बाजार खड़ा करके 500 जूते लगवाऊंगी। चांद गांजी हो जाए, उस पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आएगी। दया कुछ कम दया है। उसकी पूरी सजा तो यह है कि ऊंची पहाड़ियों से ढकेल दिया जाए। अगर यह महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा चला दिए जाते। एक वृद्धा ने इस युवतियों का तिरस्कार करके बोला, क्यों वैद्य का मुंह खराब करती हो? वह घृणा का योग नहीं, दया का योग है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला पड़ा है, जैसे कोई उसकी गला दबाए हुए हो। अपनी माँ या बहन को देख लें तो जरूर रो पड़े। आदमी दिल
का बुरा नहीं है। पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकल रहा है। ऐनक वाली महिला ने व्यंग किया। जब उस अपने पाँव काटा चुभता है तब आह निकलती है। जल्पा अब वहाँ बैठना ठहर ना सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर गगोले डाले जाते थे। ऐसा जी चाहता था कि इसी वक्त उठकर कह दे, यह महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और इसी वक्त इसका सबूत दे दे। वह इस आवेश में पूरे बल से दबाए हुए थी। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। क्यों वह इस वक्त सारा वृत्तांत नहीं सुनाती। पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी, हो जाए, कुछ तो अदालत का ख्याल होगा। कौन जाने इस गरीब की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगा कि यह झूठी शहादत है। उसके मुंह में एक बार आवाज़ निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय से उनकी जवान पकड़ ली। आखिर उसने वहाँ से उठकर चले जाने में ही कुशल समझी। देवीदीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला गया और दया से सड़े हुए स्वर्ग में बोला, क्या घर चलती हो बहू जी? जल्पा ने आंसुओं के बेग रोककर कहा, हाँ, यहाँ अब नहीं बैठा जाता। होते ही बाहर निकलकर देवीदीन ने जल्पा को सद्भावना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिसे एक बार घूंटी सूंघा दी उस पर किसी दूसरी चीज़ का असर नहीं हो सकता। जल्पा ने घृणा भाव से कहा, यह सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जल्पा ने कहा, क्यों दादा, अब तो कहीं अपील न होगी? कैदियों का यही फैसला हो जाएगा। देवीदीन इस प्रश्न का आशय समझ गया। बोला, नहीं, हाईकोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जल्पा एक वृक्ष की छांव में खड़ी हो गई और बोली, दादा, मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर साला हल कर दूं। शुरू से जो हुआ सब कह सुनाऊं। मैं सबूत दे दूंगी, तब तो मानेंगे। देवीदीन ने आंखें गाड़ कर कहा, जज साहब से? जल्पा ने उसकी आंखें से आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवीदीन दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी। हकीम का वास्तव ना जाने चित पड़े या पट। जल्पा बोली, क्या पुलिस वालों से यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कह तो सकता है, तो आज मैं उनसे मिलूं? मिल तो लेता है। चलो दरियाती करेंगे, लेकिन मामला जोखिम है। क्या जोखिम है बताओ भैया? पर कहीं झूठी गवाही का इल्ज़ाम लगाकर सजा कर दे तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगी। देवीदीन ने जल्पा के इस निर्ममता से चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ा डर उसी का है। जल्पा ने आघात भाव से पूछा, वह क्या? देवीदीन, पुलिस वाले बड़े कायर होते हैं। किसी का अपमान कर डालना उनकी तो दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर यह सब हाल कहेंगे जरूर। कमिश्नर सोचेंगे कि यह औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेजन होता है तो निडर होकर पुलिस की तारीफ करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमे में यूं करते डरते हैं कि हमारे ही ऊपर ना बगावत का इल्ज़ाम लग जाए। यही बात है। जज साहब पुलिस कमिश्नर से ज़रूर कह सुनवाएंगे। फिर यह तो ना होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए, यही होगा कि कलई ना खुलने पावे। कौन जाने तुम्हें को गिरफ्तार कर ले। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कलई खोलने पर उतारी हो जाती है तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इसकी माया अपरंपार है। जल्पा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रामा पर अत्याचार ना करें, इस भय ने उसे कतार कर दिया। उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल मारकर आई हो। उसका सारा साहस बर्फ के समान पिघल गया। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसने देवीदीन से पूछा, अब तो उससे मुलाकात ना हो सकेगी? देवीदीन ने पूछा, भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं, पहरा और करारदार दिया गया होगा, चाहे उस बंगले को ही छोड़ दिया गया हो। और अब उनसे मुलाकात हो भी गई तो क्या फ़ायदा? अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते, दरोग हगली में फंस जाएंगे। कुछ दूर और चलकर जल्पा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊँ, यहाँ रहकर अब क्या करूँगी? देवीदीन ने करीन भरी हुई आंखों से उसे देखकर कहा, नहीं बहू, अभी मैं जाने ना दूंगा। तुम्हारे बिना अब हमारा
यहाँ पर भर भी जी नहीं लगेगा। बुढ़िया तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। अभी यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं इतनी कच्चे दिल की आदमी नहीं समझता था। तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं। मुझे तो कोई 100 रुपया का तलब भी दे तो भी ना करूं। जो रोजगार की बात ही दूसरी है, इसमें आदमी कभी थकता ही नहीं। नौकरी में जहाँ 500 से 6 घंटे हुए कि देह टूटने लगी, जमाइयाँ आने लगी। रास्ते में और कई बातचीत ना हुई। चंपा का मन अभी हार मानने के लिए किसी तरह राजी होता था। वह परास्त होकर भी दर्शक की भांति यह अभिनय देखने में संतुष्ट ना हो सकती थी। वह उस अभिनय की सम्मिलित होने पर अपना पाठ खोलने के लिए विवश हो रही थी। क्या एक बार फिर रामा से मुलाकात ना होगी? उसके हृदय में उस जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वह उसे कहना चाहती थी। उसे रामा पर जरा भी दया न आती थी। उसे रत्ती भर सहानुभूति भी होती थी ना। वह उससे कहना चाहती थी, तुम्हारा धन और तुम्हारा वैभव मुबारक हो। चंपा उसे पैरों से ठुकराती है। तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों को स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसे धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दे, उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं, तुम कायर हो, कायर। चंपा का मुखमंडल तेजमय हो गया। गर्व से उसकी गर्दन तन गई। यह शायद समझते होंगे, चंपा जिस वक्त तुम्हें छल्लेदार पगड़ी बांध घोड़े पर सवार देखेगी, फली न समाएगी। चंपा इतनी नीच नहीं है। तुम घोड़े पर नहीं, आसमान में उड़ो। मेरी आंखों में हत्यारे हो, पूरे हत्यारे। जिसके सामने जान बचाने के लिए कई इतने आदमी की गर्दन पर छुरी चलाई। मैं चलते चलते समझाया था, उसका कोई असर ना हुआ। ओह, तुम इतने धन लोपन हो, इतने लोभी, कोई हरज नहीं। चंपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारे मोहताज नहीं। इन्हें सत्य भावनाओं में डूबी चंपा घर पहुंची। इसी के साथ हमारा 42 अध्याय भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग अध्याय 43 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं हमारे प्रसिद्ध उपन्यास कवन का 43 भाग लेके।